रोपण कृषि किसे कहते हैं। अब हमें रोपण कृषि के बारे में बताना है। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में आपको क्लास 10th की जो बुक है सोशल साइंस की, और सोशल साइंस की जो जियोग्राफी की जो बुक है उसके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों को लेकर आया हूँ, जो हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बट उससे पहले अगर आपने जो क्लास 10th की जो बुक है सोशल साइंस की और सोशल साइंस की जो हिस्ट्री की बुक है उसकी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन उनका लिंक मिल जाएगा। वह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा इनकी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन की वीडियो भी मैंने बना रखी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन उनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो का पहला प्रश्न इस प्रकार से, संभावित संसाधन क्या होते हैं। यानी हमें यह बताना है संभावित संसाधन क्या होते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, और इसका उत्तर इस प्रकार मैंने लिख रखा है, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते लेकिन इनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया हो वह संभावित संसाधन कहलाते हैं। यानी इसका मतलब यह है वह संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए तो जाते हैं लेकिन इनका जो उपयोग है या फिर इनका जो प्रयोग है ठीक तरीके से नहीं हुआ हो या फिर जो उनका उपयोग ही नहीं किया गया हो वह संभावित संसाधन होते हैं। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा पाए जाते हैं लेकिन इनका सही तरह से उपयोग नहीं हुआ है। यानी राजस्थान और गुजरात में जो है पवन ऊर्जा, इसके अलावा सौर ऊर्जा पाए जाते हैं लेकिन इनका जो प्रयोग है वह सही तरीके से नहीं हुआ है, बिकॉज वहां पर यह ऊर्जा जो है सही तरह से इनका विकास नहीं हुआ है, इसीलिए इनका उपयोग भी सही तरीके से नहीं हुआ है और यह संभावित संसाधन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। अब हमें जो है जैव और अजैव संसाधन बताने हैं। सबसे पहले हम करेंगे जैव संसाधन। वह सभी संसाधन जिन्हें जीव मंडल से प्राप्त किया जाता है, जिनमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं। यानी इसका मतलब यह जिन संसाधनों में जो है जीव मंडल से प्राप्त किया गया हो या फिर उसमें जो है जीवन व्याप्त हो उसे हम क्या कहेंगे, जैव संसाधन। जैसे कि मनुष्य जो है जैव संसाधन है, वनस्पति जात जो है जैव संसाधन है, पशुधन जो है जैव संसाधन है। ठीक है ना, यह होता है जैव संसाधन। उसके बाद चलते हैं अजैव संसाधन की तरफ, और अजैव संसाधन मैंने इस प्रकार लिख रखे हैं और ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए, जो इस प्रकार, जैसे कि वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हो और उसमें जीवन व्याप्त नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अजैव संसाधन। जैसे कि चट्टानें, इसके अलावा मृदा तथा धातुएं, ये सब क्या है, अजैव संसाधन के उदाहरण, इनको अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट पर्सन की तरफ, जो इस प्रकार से, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन के उत्तरदायी कारणों को वर्णन कीजिए। यानी मृदा अपरदन होता क्या है और मृदा अपरदन के कारण बताने, और ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इसका उत्तर इस प्रकार से है, भारी वर्षा और पवन मिट्टी की अधिक मात्रा को घोलकर अथवा उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। इसके फलस्वरूप मिट्टी के उपजाऊ तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। यानी जो भारी वर्षा होती है, इसके अलावा जो पवन मिट्टी जो होती है अधिक मात्रा को घोलकर जो है या फिर जो है उड़ाकर जो है अपने साथ ले जाती है, उसके बाद क्या होता है कि मिट्टी के उपजाऊ तत्व जो है वह नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मृदा अपरदन होता है और इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है ना, और मृदा अपरदन होने के जो कारण हैं वह इस प्रकार मैंने लिख रखे हैं। 4 इंपॉर्टेंट कारण मैंने इसके लिख रखे हैं। पहला कारण इस प्रकार से, तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा, यानी तेज गति से वर्षा आना, इसके अलावा मूसलाधार वर्षा आना, ये एक कारण है। उसके बाद आगे इस प्रकार से, भारत में 90% वर्षा केवल 4 महीनों में ही हो जाती है, ये भी एक कारण है कि जो भारत में जो है 90% जो वर्षा है केवल 4 महीने में हो जाती है। नेक्स्ट, नदियों का तीव्र बहाव एवं उनमें उत्पन्न बाढ़, यानी जो नदियों को जो तीव्र गति से यानी जो तेज गति से जो बहाव आता है, इसके अलावा उनमें उत्पन्न जो बाढ़ उत्पन्न होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण है। उसके बाद नेक्स्ट है, वनों का इत्यादिक विनाश, यानी जो वन होते, पेड़ पौधे होते, उनका इत्यादिक विनाश करना, उनको इत्यादि काटना, ये भी एक कारण है और इम्पोर्टेंट कारण। नेक्स्ट है, कृषि भूमि
भूमि पर अति पशुचारण, यानी जो हमारी जो भूमि जो होती है, जमीन जो होती है, उस पर इत्यादि जो है पशुचारण करना, यानी जो पशुओं को चराना, ये भी एक कारण है। ये थे इनके इम्पोर्टेंट कारण। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट पर्सन की तरफ, और वह इस प्रकार से, जैसे कि चिपको आंदोलन क्या था, यानी अब हमें यह बताना है चिपको आंदोलन क्या था। और वेरी इंपॉर्टेंट यह पर्सन है, बोर्ड एग्जाम पेपर में आ सकता है, जो इस प्रकार से चिपको आंदोलन 1973 का एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। यानी यह जो आंदोलन जो था 1973 में चलाया गया था, और यह आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। यानी यह जो आंदोलन जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था, और यह आंदोलन किसानों द्वारा चलाया गया था, और वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था या फिर किया गया था। और वेरी इंपॉर्टेंट यह पर्सन है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से है, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। यानी हमें यह बताना है जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण बताने हैं। और ये पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, बोर्ड एग्जाम के पेपर में 100% यह पर्सन आ सकता है। इसका उत्तर इस प्रकार मैंने लिख रखा है, जल दुर्बलता का अर्थ है जल की कमी। क्या है इसका अर्थ? जल की कमी। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से, दूसरे शब्दों में जब किसी वस्तु की आपूर्ति मांग से कम हो तो वस्तु दुर्लभ हो जाती है। अब हम चलते इसके कारण की तरफ, और इसके कारण इस प्रकार, जैसे कि किसी प्रदेश में अधिक जनसंख्या जल की कमी का प्रमुख कारण है। यानी कोई प्रदेश है, कोई राज्य है, अगर उसमें अधिक जनसंख्या है तो जल की कमी का प्रमुख कारण है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रदेश में कम वर्षा एवं सूखा होना भी एक कारण है। यानी किसी राज्य में, किसी प्रदेश में कम वर्षा है या फिर सूखा है तो यह भी एक प्रमुख कारण है। यह है इसके इंपॉर्टेंट 2 कारण जल दुर्बलता के। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ, वह पर्सन इस प्रकार से जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या है और इसके लाभ व हानि को भी बताओ। यानी हमें यह बताना बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या है और इसके लाभ और हानि यह भी बताना है। और इसका उत्तर इस प्रकार मैंने लिख रखा है, नदी पर बांध बनाकर उसके जल का एक संग्रह करके एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाई गई परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कहते हैं। यानी इसका मतलब यह है, नदी पर बांध बनाकर और उसके जल को इकट्ठे करके या फिर संग्रह करके एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई परियोजना को बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कहते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, फिर बता रहा हूं। अब हम चलते हैं इसके लाभ और हानि की तरफ। सबसे पहले करेंगे हम इसके लाभ, यानी बहुउद्देशीय परियोजना के क्या लाभ है। फर्स्ट लाभ इस प्रकार से, जल भंडारण में सहायता मिलती है। यानी जल भंडारण जो होता है उसमें क्या मिलती है? सहायता मिलती है, जिससे बाढ़ रोकने में भी सहायता मिलती है। उसके कारण क्या होता है? जो बाढ़ रोकने में भी जो है सहायता मिलती है। ये इसका फर्स्ट लाभ है। नेक्स्ट है, जल विद्युत का उत्पादन होता है। यानी जो बिजली जो होती है उसका भी उत्पादन होता है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से। ठीक है, अब चलते हैं हानि की तरफ। पहली हानि है, नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है। यानी जो नदियों को जो प्राकृतिक जो बहाव होता है उसमें बाधा पड़ती है, यानी हम बाधा डालते हैं उसमें इन परियोजनाओं से। ठीक है, जलाशयों में वहां मौजूद वनस्पतियां और जलमग्न हो जाती है। यानी जितनी भी जो जलाशय में जो मौजूद वनस्पतियां जो होती है वह जलमग्न हो जाती हैं। अब यहाँ पर बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ और हानि दोनों क्लियर कर दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ, और वह पर्सन इस प्रकार से, झूम कृषि किसे कहते हैं। यानी अब हमें यह बताना है झूम कृषि किसे कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, पेपर में आ सकता है। उत्तर इसका इस प्रकार, जब किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उत्पन्न करता है उसे झूम कृषि कहते हैं। यानी इसका तात्पर्य, इसका मतलब यह है, किसान जब जमीन के टुकड़े को साफ कर लेता है और साफ करके उसके बाद उन पर अपने परिवार के लिए, यानी भरण पोषण के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए अनाज उत्पन्न करता, उसी को जो है झूम कृषि कहते हैं। यह होता है झूम कृषि। और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है नेक्स्ट, वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। अब हमें यह बताना वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। उत्तर इस प्रकार से, जो कृषि व्यापार करने के उद्देश्य से की जाती है उन्हें वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। समझ में आ गया? यानी वह कृषि जो व्यापार करने के उद्देश्य से की जाती है उसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, रोपण कृषि किसे कहते हैं। अब हमें रोपण कृषि के बारे में बताना है। उत्तर इस प्रकार से मैंने लिख रखा, रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। यानी यह जो कृषि जो है रोपण कृषि एक प्रकार से देखा जाए तो वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार कृषि में लंबे चौड़े में एक ही फसल बोई जाती है। इसका मतलब यह है इस प्रकार की जो कृषि जो होती है लंबे चौड़े विभाग में लंबे चौड़े में एक ही फसल बोई जाती है इस प्रकार कृषि में, यानी रोपण कृषि में। ठीक है, उदाहरण देखते हैं जैसे कि चाय जो है एक प्रकार से रोपण कृषि, बाद रबड़, कॉफी, इस प्रकार के कुछ और उदाहरण है रोपण कृषि के। क्लियर हो चुका ना यह प्रश्न। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और वह प्रश्न इस प्रकार से, खनिज क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी खनिज क्या होता है यह बताना है। और इसका उत्तर इस प्रकार मैंने लिख रखा है, जैसे कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। यानी भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, ठीक है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना भी है खनिज की। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है। इनमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। यानी इसमें जो है कठोर हीरा से लेकर और नरम चूना तक सम्मिलित है खनिज में, यह होता है खनिज। उसके बाद चलते हैं खनिज के उपयोग, यानी खनिज के उपयोग लिखे, यह प्रश्न है। और इसका उत्तर मैंने इस प्रकार लिख रखा है सरल तरीके से, जैसे कि खनिज मशीनों के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो खनिज जो होता है मशीनों के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, खनिज हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी खनिज जो होता है जितनी भी जो हमारी ऊर्जा की जो आवश्यकताएं होती है की पूर्ति करता है खनिज, यह होते हैं खनिज के उपयोग। नेक्स्ट, विनिर्माण क्या है। अब हमें विनिर्माण के बारे में बताना है। विनिर्माण क्या है, क्या होता है विनिर्माण। उत्तर इस प्रकार से, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं को विनिर्माण कहते हैं। यानी कच्चा माल होता है उसको मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं, यानी बदल देते हैं, और अधिक मात्रा में वस्तुओं को करने के लिए विनिर्माण कहते हैं। जैसे कि लकड़ी से कागज बनाना और गन्ने से चीनी आदि परिवर्तित करना जो है विनिर्माण का ही कारण होता है, इसी को विनिर्माण कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण भी दीजिए। यानी आधारभूत उद्योग बताना और उदाहरण भी देना, जैसे कि यह वे उद्योग होते हैं जिनका उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। समझ में आ गया। यानी वह उद्योग जिनका उत्पादन के लिए कच्चा माल के लिए दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, इसके अलावा तांबा गलन उद्योग, ये हैं जो उद्योग हैं आधारभूत उद्योग हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, खरीफ और रबी की फसलें पर नोट लिखें। यानी अब हमें जो है खरीफ और रबी की फसलें पर नोट लिखना है। सबसे पहले हम उत्तर में जो है खरीफ की फसलों पर नोट लिखेंगे, जो इस प्रकार मैंने लिख रखा है। जैसे कि खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। यानी यह जो फसलें जो होती हैं, खरीफ की जो फसलें जो होती है देश में मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती हैं, ठीक है, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं खरीफ की फसलें। अब इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि चावल, मक्का, कपास, ज्वार तथा बाजरा खरीफ की मुख्य फसलें हैं। यह हैं खरीफ की मुख्य फसलें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं रबी की फसलों की तरफ, और रबी की फसलें मैंने इस प्रकार लिख रखे हैं। जैसे कि रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काट ली जाती हैं या फिर काट लिया जाता है। यानी जो रबी की जो फसलें जो है शीत ऋतु में बोई जाती है, शीत ऋतु में जो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में जो है अप्रैल से जून के मध्य में
काट ली जाती है या फिर काट लिया जाता है रबी की फसलों को। इसके उदाहरण इस प्रकार जैसे कि गेहूं, जौ, मटर, चना तथा सरसों, ये सब रबी की फसलें हैं। अब यहाँ पर रबी और खरीफ की फसलें मैंने दोनों क्लियर कर दी हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलते नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट इस प्रकार से यह पर्सन है, तिलहन में कौन सी फसलें आती हैं, यानी हमें यह बताना है तिलहन में जो है कौन कौन सी फसलें आती है। और इसका उत्तर यानी इसका जो आंसर है कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। देखते हैं कितनों का राइट आंसर सही आएगा, कितनों का गलत आएगा। अब यहाँ पर मैंने इस वीडियो में जो है सोशल साइंस की जो बुक है जियोग्राफी की, इसके वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद।